हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बाल विकास, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, इसका एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, इस टॉपिक को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। और साथ ही साथ हम बुद्धि के सभी सिद्धांत जो हमें खास करके सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सभी हम कवर करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने अभी जो सीटेट का एग्जाम्पल पेपर है वो अगर देखा होगा, तब आपने देखा होगा कि वहां पे हमें सीटेट के पेपर 1 के जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है उसके अंदर हमें इंटेलिजेंस का क्वेश्चन दे रखा है। इससे हमें साफ साफ ये पता चलता है कि इस टॉपिक को हमें सीटेट परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करें और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों के इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि की बात करें और बुद्धि क्या होती है इस चीज को समझें, तो ये हमारी एबिलिटी यानी कि हमारी योग्यता बताता है कि हम किसी भी चीज के बारे में किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से हम विचार करते हैं। तो देखिए, ये हमारी एबिलिटी है थिंकिंग की। और साथ ही साथ अगर मैं इसको एडजस्टमेंट के साथ जोड़ूं, यानी कि अगर आप किसी नए वातावरण में जाएं तो वहां पे किस तरीके से आप घुल मिलते हैं, ये आपकी क्या बताती है, ये हमारी इंटेलिजेंस बताती है। इसके अलावा देखिए, हमें सिद्धांतों के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज करनी होती है जिसे हम IQ यानी कि बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट के नाम से जानते हैं। इससे संबंधित भी हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बोला जाता है कि एक जो बच्चा है उसके जो मानसिक आयु है, जो उसकी मेंटल एज है, वो हमें यहाँ पे पेपर में दे दी जाती है। इसके अलावा बच्चे की जो वास्तविक आयु है यानी कि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है, जो उसकी बर्थ से लेकर अभी तक की जो एज रही होगी वो यहाँ पे हमें दे दी जाती है। तो देखिए, यहाँ पे बोला जाता है कि मेंटल एज आपको दे दी, मानसिक आय हमें बता दी और उसकी वास्तविक आय यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज हम लोगों को बता दिया, यानी कि आप कितने साल के हैं वो उसका क्रोनोलॉजिकल एज होगा। और इसको हम IQ में किस तरीके से बदलेंगे, इन दोनों को अगर हम भाग करते हैं और 100 से हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर उस बच्चे की IQ निकल आएगी। तो देखिए, कई बारी हमें सीधा सीधा ये वैल्यू दे के हमें IQ निकालने के लिए बोलते हैं, तो आपको ये सूत्र अच्छे से फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखिए, ये टर्म और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप लोगों से यहाँ पे 2 अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जो कि मैंने नोट की फॉर्म में यहाँ पे लिखे हैं। अब आप कहेंगे नोट की फॉर्म में क्यों? अब देखिए, आपसे एक सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो IQ है, जिसे हम हिंदी में बुद्धि लब्धि और इंग्लिश में हम इंटेलिजेंट क्वोशिएंट के नाम से जानते हैं, ये टर्म जो है, ये शब्द जो है, ये किसने दिया? तो ये शब्द हमें दिया था विलियम स्टर्न ने। देखिए, ये नाम आपको याद रखना है। ये शब्द जो है, ये जो वर्ड है, ये हमें किसने दिया था? ये हमें विलियम स्टर्न ने दिया था। अब हमसे एक और सवाल पूछा जाता है कि ये जो सूत्र है यानी कि जो फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने समझाया, ये जो सूत्र है, ये जो फॉर्मूला है, ये किसने दिया? ये हमें टर्मन द्वारा दिया गया है। तो देखिए, कई बारी कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में यहाँ पे विलियम स्टर्न और टर्मन दोनों दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि IQ का टर्म किसने कॉइन किया, तो हम कई बारी गलती से टर्मन लगा देते हैं। टर्मन ने हमें क्या किया था? सूत्र दिया था, फॉर्मूला दिया था। और IQ जो शब्द है ये हमें विलियम स्टर्न ने दिया था। इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना। आई होप इतना आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है, ये हम 5 अलग अलग थ्योरी यहाँ पे कवर करने वाले हैं और अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे कि अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर पाए। सबसे पहले तो इंटेलिजेंस से संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बुद्धि किस तरीके की होती है। तो हमारी जो बुद्धि होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, ये माना जाता है। हमारी बुद्धि के, हमारी इंटेलिजेंस के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। अगर कोई बच्चा जो है सिर्फ पढ़ने में अच्छा है तो वो वहाँ पे बुद्धिमान नहीं कहलाएगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो किस तरीके की होती है, वो मल्टी डायमेंशनल होती है। ये शब्द यानी कि बहुआयामी होती है, ये शब्द को आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे थ्योरीज की बात करें तो देखिए, सबसे पहली थ्योरी आती है एक कारक सिद्धांत, जो कि हम यूनिफैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया, तो ये हमें बीनेट द्वारा दिया गया था। ये नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे यूनि का मतलब क्या है? यूनि का मतलब यहाँ पे है सिंगल। अब देखिए, यहाँ पे बीनेट ये बताते हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, जो हमारी बुद्धि होती है, वो एक तरीके से सामान्य कारक पर निर्भर करती है। यानी कि जैसे कि मैं किसी चीज़ को पढ़ पा रही हूँ,
मैं बोल पा रही हूँ, मैं चल पा रही हूँ, तो ये सारी मेरी बुद्धि के अंदर आएगा। और ये हमारा एक ही कारक की ये बात करते हैं और ये किसी विशिष्ट कारक यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर की बात नहीं करते। इसके अलावा अगले आते हैं यहाँ पे द्विकारक सिद्धांत, जो कि है टू फैक्टर थ्योरी। ये हमें किसके द्वारा दिया गया? ये चार्ल्स फेयरमैन द्वारा दिया गया। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। इन्होंने हमारी जो बुद्धि है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, इसके कितने फैक्टर बताए, कितने आयाम बताए? इन्होंने यहाँ पे 2 फैक्टर बताए। अब देखिए, इनके अनुसार जो हमारी जो बुद्धि होती है, इसके 2 कारक होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। पहला कारक इन्होंने यहाँ पे बताया हमें सामान्य कारक यानी कि जनरल फैक्टर। देखिए, जो भी हमारी क्रियाकलाप है, जो भी हमारी एक्टिविटीज है, जो भी हम कर पा रहे हैं, वो सभी हमारी जनरल फैक्टर के अंदर आ पाएगा। जैसे कि मैं चल पा रही हूँ, बोल रही हूँ, भाग पा रही हूँ, इसके अलावा जो भी हमारी एक्टिविटी होती है वो सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। जैसे मैं ड्राइंग कर पा रही हूँ, मैं पेंटिंग कर पा रही हूँ, वो सब क्या है? हमारी जनरल फैक्टर यानी कि सामान्य कारक। अब यहाँ पे चार्ल्स फेयरमैन ये बोलते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई यहाँ पे विशिष्ट गुण होता है यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर होता है, जिसमें वो बाकी लोगों से ज़्यादा बेहतरीन होता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से बोला कि मैं चल फिर दौड़ पा रही हूँ, पर यहाँ पे देखा जाता है कि आपकी क्लासरूम में कोई एक ऐसा बच्चा है जो सबसे तेज भागता है, तो देखिए उसके अंदर ये जो कारक होगा ये यहाँ पे विशिष्ट कारक होगा। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हम सिंगिंग तो हर कोई कर पाते हैं, बट आपकी क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो सबसे बढ़िया तरीके से गाता होगा, तो वो बच्चे का क्या हो जाएगा? विशिष्ट कारक हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो चार्ल्स फेयरमैन है, इन्होंने कहा कि हमारी जो बुद्धि है इसके 2 कारक होते हैं। एक होता है हमारा सामान्य कारक, जो हमें हर किसी के अंदर ये चीज देखी जाती है, और कुछ होते हैं विशिष्ट कारक, जो कि हमारा होते हैं स्पेसिफिक फैक्टर, जो कि हमारा किसी व्यक्ति के अंदर ये चीज दिखेगी। इसके अलावा अगले जो सिद्धांत हमें दिया ये है आपका समूह कारक सिद्धांत यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जो हमारे कारक हैं वहां पे इसमें ग्रुप वर्ड लगाया गया है, तो एक से ज्यादा कारक की यहाँ पे बात की गई होगी। ये हमें किसने दिया? ये हमें टर्सन ने दिया। अब ये देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे जो चार्ल्स फेयरमैन थे, इनके जो द्विकारक सिद्धांत का ये 2 फैक्टर थ्योरी है, इसको स्टडी किया और इन्होंने कहा कि हमारी जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है यानी कि जो हमारी प्राथमिक मानसिक क्रियाएं हैं वो यहाँ पे 7 अलग अलग भागों में बांटी जाती है, ना कि आप 2 भागों में इसे बांट के सीमित करोगे। तो हमारी जो प्राथमिक मानसिक क्रियाएं हैं यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है, इसे इन्होंने 7 अलग अलग भागों में बांटा। वो जो 7 भाग थे उसको जरा हम देखेंगे और उसके बाद हम आगे को डिस्कस करेंगे। अब चलिए, जो हमें थर्सन ने यहाँ पे हमारी जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती है यानी कि प्राथमिक मानसिक क्रियाएं होती हैं, इसको यहाँ पे 7 अलग अलग भागों में बांटा था। इनको जरा डिस्कस करें। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है शाब्दिक अर्थ क्षमता यानी कि वर्बल मीनिंग। किसी भी शब्द का हम अर्थ कितने अच्छे तरीके से निकाल पाते हैं, ये हमारे वर्बल मीनिंग इंटेलिजेंस के अंदर आ जाता है। इसके अलावा अगला है शब्द प्रवाह क्षमता यानी कि वर्ड फ्लुएंसी। हम किसी शब्द को कितने अच्छी तरीके से, कितने फ्लो में हम इसे यूज कर पा रहे हैं, इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी क्या होती है? ये शब्द प्रवाह क्षमता के अंदर आती है। इसके अलावा अगला है हमारी स्थानिक क्षमता यानी कि जो हमारी स्पेक्ट्रल एबिलिटी होती है, हम किसी भी चीज के बारे में कितना इमेजिन कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके की एबिलिटी जो होती है वो मूर्तिकार हो गए या फिर आप कह लीजिए जो आर्किटेक्चर हो गए, जो कि अपने माइंड में एक इमेज बना के हमारे सामने वो चीज प्रदर्शन कर पाते हैं, वो हमारे स्पेक्ट्रल एबिलिटी दिखाते हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर आपको कोई पजल दे दिया जाए, उस पजल को आप माइंड में सॉल्व करके यहाँ पे हमारे सामने अगर शो कर दें, तो उसके अंदर यहाँ पे स्थायी क्षमता यानी कि जो स्पेक्ट्रल एबिलिटी होती है वो देखी जाती है। इसके अलावा अगला है अंकित क्षमता यानी कि न्यूमरल एबिलिटी। अगर हमें नंबर्स का बहुत अच्छा ज्ञान है और अगर हम नंबर्स को बहुत बढ़िया तरीके से प्रयोग कर पाते हैं, तो इस तरीके की एबिलिटी देखी जाती है। इसके अलावा अगला है स्मृति कारक यानी कि जो हमारे मेमोरी फैक्टर होते हैं। अब देखिए किसी चीज को आप कितना याद रख पा रहे हैं, ये भी हमारी इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, ये हमें यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा अगला है निगमन तर्क यानी कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रूल से यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। अगर बच्चे को कोई यहाँ पे नियम यहाँ पे बताया गया और उसके बाद वो अपनी तरफ से यहाँ पे अलग अलग उदाहरण बता पा रहा है, तो यहाँ पे वो डिडक्टिव रीजनिंग ये कर पा रहा है।
इसके अलावा अगला यहाँ पे जो 7वां ये बताया गया है, यह है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी कि समस्या को समाधान किस तरीके से करें, इस तरीके की जो क्षमता होती है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के अंदर आती है। ये 7 जो फैक्टर हैं ये हमें किसने बताया, ये हमें थर्सन ने अपने ग्रुप फैक्टर थ्योरी के अंदर हमें बताया था। इसके अलावा अगली ये जो सिद्धांत है ये हमारा है त्रिआयामी सिद्धांत, यानी कि 3 डायमेंशनल जो हमारा यहाँ पे थ्योरी है ये हमें किसने दिया, ये हमें गलफोर्ड द्वारा दिया गया था और इन्होंने हमें एक क्यूब तरीके से बना के दिया और इसके अंदर इसे 3 डायमेंशनल यानी कि त्रिआयामी क्यूब बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 3 आयाम बताए, एक कंटेंट, एक प्रोडक्ट और एक ऑपरेशन। तो देखिए इस तरीके से इन्होंने अपने 3 आयाम यहाँ पे हमें अलग अलग बताए थे। तो हमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें ये जो त्रिआयामी सिद्धांत है यानी कि जो 3 डायमेंशनल थ्योरी है किसने दी, तो ये दी थी हमें गलफोर्ड ने। इसके अलावा अगला हम जो डिस्कस कर रहे हैं, 5वां जो सिद्धांत देख रहे हैं वह है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सीटेट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए इसको तो आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये हमें दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने और इनका ये मानना था जो हमारी इंटेलिजेंस होती है इसका कोई एक डायमेंशन नहीं होता, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। और इन्होंने हमें याद हमारी जो इंटेलिजेंस है उसे यहाँ पे 8 अलग अलग भागों में विभाजित किया। अब ये 8 भाग क्या थे, सबसे पहले बताया हमारी लिंग्विस्टिक यानी कि जो हमारी भाषाई क्षमता होती है। इनका ये मानना था कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो वो तो इंटेलिजेंट होगा ही, पर उसके अलावा भी यहाँ पे अगर उसके जो भाषा का प्रयोग करने की क्षमता अगर उसमें अच्छी है या फिर एक से ज़्यादा वो भाषा अगर वो बोल पा रहा है तो वो क्या होगा, वो भी एक बुद्धिमान बच्चा होगा। इसके अलावा अगला है लॉजिकल मैथमेटिकल यानी कि तार्किक गणितज्ञ। अगर बच्चा तर्क अच्छा लगा पाता है यानी कि लॉजिक अच्छा लगा पाता है और साथ ही साथ उसमें गणित की जो क्षमता है वो अच्छी है तो भी वो इंटेलिजेंट कहलाएगा। इसके अलावा अगला है म्यूजिकल, यानी कि यहाँ पे संगीत के साथ भी इस चीज़ को जोड़ा गया। अगर किसी बच्चे के अंदर संगीत की पकड़ बहुत अच्छी है तो भी यहाँ पे वो इंटेलिजेंट होगा। इसके अलावा अगले ये जो 2 हैं इनको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, इसमें आपकी स्पेलिंग में थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क है पर इनके मतलब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक है इंट्रापर्सनल, एक है इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है जब हम स्वयं के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को समझते हैं, अगर अपनी परेशानियों को खुद समझते हैं या फिर आप कह लीजिए हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है ये चीज़ें हमें पता है, तो ये हमारी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाता है। ऐसे ही अगर हमारे अंदर दूसरों को समझने की क्षमता है यानी कि दूसरों की बात को हम ग्रहण कर पा रहे हैं। देखिए हम आमतौर पे ये चाहते हैं कि हम लोगों को हर कोई समझे, पर हम दूसरों की बात को समझने में टाइम लगाते हैं। तो देखिए अगर हम खुद को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं तो वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, और अगर हम दूसरों की बात को समझ पा रहे हैं तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आ पाती। अब अगला है यहाँ पे बॉडीली किनेस्थेटिक। बॉडीली किनेस्थेटिक यहाँ पे हमारी बैलेंस को बताता है, और इसके अंदर कौन आते हैं, इसके अंदर जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, जो एथलीट्स हैं, उनकी बॉडी में उनका बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो यहाँ पे वो बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का पार्ट माने जाते हैं। इसके अलावा अगला है स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस, जिसे हम स्थायिक बुद्धि के नाम से जानते हैं, जो कि अभी हमने देखा था कि अगर हम इमेजिनेशन बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, हमारे माइंड में जो चीज़ें चल रही है हम उसे सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस होगी। अगला है यहाँ पे नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक यानी कि प्राकृतिक तौर से अगर हम यहाँ पे नेचर के साथ, यहाँ पे हमारी जो प्रकृति है इसके साथ जुड़े हुए हैं और उसके लिए हमारे अंदर संवेदना है, तो हम यहाँ पे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर आ जाएंगे। आई होप ये जो मैंने आप लोगों के साथ इंटेलिजेंस का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, इसके अलावा हमने IQ का टर्म देखा और ये जो 5 अलग अलग थ्योरी मैंने आपके साथ डिस्कस की, आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगी होगी और इसमें ज़्यादा दिक्कत आई नहीं होगी। अब चलिए उन प्रश्नों को जरा हल करें जो कि हमारी सीटेट की परीक्षा में हमें इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि और साथ ही साथ बुद्धि के सिद्धांतों से हमसे पूछे गए हैं। अब चलिए हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए ये जो पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है ये हार्वर्ड गार्डनर की जो हमारी बहुबुद्धि सिद्धांत है इससे हमें पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे हमें एक विशेषता बता रखी है बच्चे की, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को बता रखा है। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हमारे अंदर एबिलिटी है यानी कि क्षमता है
कि हम ये पहचान सके कि किसी का मूड कैसा है, यानी कि कोई किस तरीके से बर्ताव कर रहा है, किसी का स्वभाव कैसा है, कोई किस तरीके से प्रेरणा देता है। और यहाँ पे इसके अलावा अगर हम देखें तो किसी का टेम्परमेंट कितना है, यानी कि वो किस तरीके से प्रतिक्रिया देता है, यानी कि यहाँ पे किसी और व्यक्ति को समझने की बात की जा रही है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे जो इंटेलिजेंस है वो यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर ने यहाँ पे अलग अलग तरीके से इसे डिवाइड किया, जिसमें से आपने दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की थी। एक किया था हमने इंट्रापर्सनल और एक किया था हमने इंटरपर्सनल। अब देखिए दोनों में मैंने आपको फ़र्क क्या बताया था। जो इंट्रापर्सनल होता है ये हम जब खुद के बारे में जब चीज़ें समझ पाते हैं उसे हम इंट्रापर्सनल बोलते हैं। और जब हम दूसरों के बारे में, दूसरों का मूड कैसा है, दूसरों का व्यवहार कैसा है, दूसरे जो लोग हैं वो किस तरीके से एडजस्टमेंट कर पाते हैं, ये हम समझ पाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंटरपर्सनल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा तीसरा ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों से हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। इसके अंदर ये बोल रखा है कि जो हमारे अंदर तार्किक गणितज्ञ बुद्धि होती है, यानी कि लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है, इसका इनमें से कौन सा उदाहरण होगा। तो देखिए लॉजिक जो है वो हमारे तर्क से संबंधित होता है और गणित जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारे रीजनिंग, इन सब चीज़ों से यहाँ पे संबंध रखता है। तो पहले ऑप्शन में यहाँ पे साउंड और रिदम की बात की गई है, तो साउंड यानी कि ध्वनि और ताल की बात की गई है, तो इसका तो इससे कोई संबंध होगा नहीं। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे विजुअल स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस यानी कि स्थायिक बुद्धि की बात की गई है, इसके लिए हमारा स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस होता है। तो यहाँ पे हमारा तार्किक गणितज्ञ बुद्धि नहीं होगी, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस नहीं होगा जो हमें प्रश्न में पूछा गया है। अब देखिए तीसरे ऑप्शन में हम लोगों को पिच रिदम की बात की गई है, ये म्यूजिक से संबंधित होता है ना कि गणित से, ये ऑप्शन में नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम चौथे ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि हम किसी भी पैटर्न को समझ पाते हैं, किसी भी रीजनिंग को यानी कि तर्क संबंधित प्रश्न को समझ पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे तार्किक बुद्धि बोली है तो वो तर्क को समझने में मदद करेगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है यानी कि फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को पूछ रखा है ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत है, ये किस चीज पर जोर देता है। तो देखिए जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो ये बोलता है जो हमारी बुद्धिमत्ता होती है उसकी कई सारी दिशाएं होती है, यानी कि वो बहुत अलग अलग तरीके की होती है। आप ये कह सकते हैं ये मल्टी डायमेंशनल होता है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों के साथ जब हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत अभी डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था जो इंटेलिजेंस है वो बहुत सारे टाइप की होती है। इसके अलावा अगर हमारे आईक्यू से संबंधित क्वेश्चन आ जाए और अगर किसी बच्चे की जो आपकी मानसिक आयु होती है, जो मेंटल एज है, वो अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 वर्ष बता रखी है और उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है, जो वास्तविक आयु है जब से वो उसका जन्म हुआ है, वो अगर 4 वर्ष है और इसकी हमें यहाँ पे आईक्यू ज्ञात करनी है तो हम इसे 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है ये दोनों यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 25। 25 और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 125। तो इस बच्चे की जो आईक्यू होगी वो कितनी निकलेगी, वो निकलेगी आपकी 125। इसके अलावा चलिए एक और प्रश्न जरा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें मिलान करना है और आपको बताना है कि यहाँ पे टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हमें बता रखा है, यानी कि बुद्धि के अलग अलग प्रकार हमें बता रखा है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे सही है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को जैसे स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस होती है, जो स्थायिक बुद्धि होती है, इसके लिए मैंने आपको क्या कहा था, जिसमें हम इमेजिनेशन कर सके, जिसमें हम यहाँ पे अपने माइंड में एक तरीके से इमेज बना सके, इसके लिए यहाँ पे थेरेपिस्ट ये करेक्ट होगा या नहीं होगा हमें ये बताना है। इसके अलावा अगला है इंट्रापर्सनल। तो देखिए इंट्रापर्सनल खुद को समझने की बात होती है और यहाँ पे विक्रेता यानी कि सेल्समैन को समझने की बात की जा रही है, तो ये तो मैच गलत है क्योंकि जब हम किसी और के अंदर की बात समझते हैं तो वो इंटरपर्सनल होता है ना कि इंट्रापर्सनल। इसके अलावा लिंग्विस्टिक के लिए यहाँ पे मूर्तिकार लिखा हुआ है। मूर्तिकार जो होगा यहाँ पे स्थायिक बुद्धि के अंदर आएगा। जो आपका ये जो लिंग्विस्टिक है भाषाई, ये भाषा का ज्ञान हमें बताता है। इस हिसाब से ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है।
अब देखिए, अगर हम लास्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे हमें शारीरिक गति की बात की गई है, यानी कि बॉडीली किनेस्थेटिक की बात की गई है। और जो हमारा बॉडी में बैलेंस होता है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया था, ये एथलीट के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि उनको उनकी बॉडी में कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सा मिलान सबसे ज़्यादा सही बैठेगा, तो आप यहाँ पे कहेंगे जो हमारा शारीरिक गति जो है, यानी कि बॉडीली किनेस्थेटिक है, उसको यहाँ पे एथलीट के साथ जोड़ा गया है। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और बुद्धि के सिद्धांत आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अब चलिए, मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगी अगले टॉपिक के साथ। इसके अलावा अगर आपको मेरी बाकी वीडियोस देखनी है जो कि सीटेट परीक्षा से संबंधित है, चाहे वो पैडागॉजी की हो गई, चाहे वो पिछली मैराथन वीडियोस हो गई, उन सभी की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट सेक्शन देख लीजिए, या फिर आप रीसेंट वीडियो देखिए जो कि मैंने 15 से 20 दिन पहले डाली हैं। वो सभी वीडियो आपको सीटेट परीक्षा में मदद करेंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।